हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो उत्तराखंड लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका आज है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड होपफुली आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे। इसी तरह से इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और होपफुली उनके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, इस लेक्चर में भी कर रहा हूं कि इन जो लेक्चर्स आते हैं आपके पास, चाहे वो पीवाईक्यू वाले हों, चाहे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के देख रहे हो, कॉन्सेप्ट वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इनको लाइक किया कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसा करने से क्या होता है कि चैनल है उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है ना। तो आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होता है। थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई वीडियो देख रहा है, ये वीडियो की रीच बन रही है, अदरवाइज फिर ये इस तरह के वीडियोज़ बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है कि सेंट्रल फोर्स किसका एग्जांपल है। तो सेंट्रल फोर्स किसका एग्जांपल होता है? सबसे पहले सेंट्रल फोर्स होता है क्या है? जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं या ऐसे फोर्स जिनमें जो फोर्स की डायरेक्शन है पर्टिकुलरली एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रल फोर्स की अगर मैं बात करूं सेंट्रल फोर्स की, तो सेंट्रल फोर्स कैसे होता है? कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स कैसे होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स कैसे फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वहीं अगर नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स होते हैं, सारे कौन से? नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स? जिसके लिए यदि वर्क डन की वैल्यू निकाली जाए एक साइकिल के अंदर तो वो क्या है? 0 आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं कूलम फोर्स, या फिर आप उसको कौन सा फोर्स बोल सकते हो? इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? वो सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये सारे के सारे कौन से हो जाते हैं? सेंट्रल फोर्स हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर है, एक C1 है, एक C2 है, एक का चार्ज है 120 वोल्ट, एक दोनों को चार्ज किया जाता है 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है और कनेक्ट करने के बाद उनके जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है ना। और तब तक कनेक्ट रहने दिया जाता है जब तक उनका कॉमन पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो क्या कंडीशन आएगी? तो जब दो जो कैपेसिटर्स है उनको कनेक्ट किया जाता है, तो उनको जब कनेक्ट किया जाता है तो उन दोनों का जो चार्ज है, चार्ज कंजर्व हो जाता है। चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। और जो उनका जो कॉमन पोटेंशियल है, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल का, वो 0 ना हो जाए। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो क्योंकि Q बराबर होता है CV, क्योंकि Q बराबर होता है CV, और व्हेन पोटेंशियल ऑन ईच इज 0, व्हेन पोटेंशियल इज 0, जब पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। अब चार्ज क्या होता है? C1V1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? C2V2। तो पहले के लिए जो वोल्टेज है वो कितनी है? 120 वोल्ट। तो इसको मैं लिख दूंगा 120 C1, और इस वाले को मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा 200 C2, 200 C2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 काटो, इसको आप काट दो 4 से, तो 4 तिया 12, 3 C1 और 4 5 20, ये आ जाएगा 3 C2। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3 C1 इक्वल्स टू 5 C2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। 3 C1 इक्वल्स टू 5 C2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हैं जिनका जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेरेड है। इनका कौन सा कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन से इनको लगा के देखा जाए तो कौन सा कैपेसिटेंस नहीं मिल सकता, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले अगर सीरीज में लगाएं, सीरीज में, तो यदि सीरीज में लगाया जाए इनको ऐसे, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कैसे लिखेंगे? 1/C1, 1/C2 और 1/C3। 3 है तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहां से हो जाएगा 3/3, यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। इसका उल्टा भी करोगे तो 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यानी कि ये तो मिल सकता है, हमें निकालना है कौन सा नहीं मिल सकता। दूसरा, पैरेलल लगा के देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लगा के देखते हैं तो ये 1 2 और 3, अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से 9 माइक्रोफेरेड, है ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना मिल जाएगा? 9। 9 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये 9 माइक्रोफेरेड भी हमें मिल रहा है। फिर अगर तीसरा कॉम्बिनेशन, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन और ये तीसरा, तीसरे में यदि हम 2 पैरेलल लगा लें
2 सीरीज में और 1 पैरेलल, 2 सीरीज और 1 पैरेलल, 1 पैरेलल, 2 सीरीज में लगाएं और 1 पैरेलल में, यानी कि ऐसे 1 2 और 1 लगा ले पैरेलल ऐसे। तो इसमें क्या होगा, यहां पर तो हो जाएगा कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये क्या बनेगा 1/3 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 2/3 और 2/3 का उल्टा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर ये कितने का है 3 का। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस 3/2, तो ये बनेगा 4.5 माइक्रोफेरेड। तो 4.5 भी बन रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही आंसर नहीं है यहाँ तक। अब तीसरा कॉम्बिनेशन बना के देखें, चौथा कॉम्बिनेशन। चौथे कॉम्बिनेशन में हम 2 सीरीज में ले लिए, अब 2 पैरेलल में ले लेते हैं, 2 पैरेलल और 1 सीरीज, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बना ले, ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये 3 और ये 3, तो इन दोनों का कितना बनेगा, इन दोनों का 6 और यहां से इक्विवेलेंट कितना मिलेगा 1/6 प्लस 1/3, कितना मिलेगा 1/6 प्लस 1/3, तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा 3/6 और 3/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, 6/3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 भी ये मिल गया। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। हमें पूछा है कौन सा नहीं मिलेगा, तो कौन सा नहीं मिलेगा, 6 माइक्रोफेरेड किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है एक कोन है जिसकी बेस की रेडियस है r, ऐसे एक कोन है, ये कोन है और इसके जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है r है, हाइट इसकी है h, हाइट कितनी है h है, इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू इट्स बेस। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बेस के पैरेलल है, बेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन, कोन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लें, यहां पर हम यूज कर लें प्रोजेक्टेड एरिया का। तो प्रोजेक्टेड एरिया का यूज कंसेप्ट करेंगे तो ए परपेंडिकुलर, ई डॉट ए परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर एरिया बनेगा ये पूरे कोन का, इस कोन का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लेंगे। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो निकलेगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस जो है इसका कितना हो जाएगा 2r, तो यहां लिख दूंगा मैं 2r और हाइट हो जाएगी h, तो ये हमारे पास आ जाएगा RH। ठीक है, RH। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ई ए परपेंडिकुलर और cos 0 डिग्री, क्योंकि जो एरिया प्रोजेक्टेड लेते हैं हम नॉर्मल लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया जो लेते हैं नॉर्मल टू जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है उसके नॉर्मल लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्रोजेक्टेड एरिया की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा ई, और एरिया कितना आ जाएगा r इंटू एच। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा EHR, क्या आंसर आ जाएगा EHR, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट मैंने यूज किया है, और ये प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर cos 0 मैंने लिख दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा EHR। अगला क्वेश्चन, क्लैसियस-मोज़ोटी रिलेशन, क्लैसियस-मोज़ोटी रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड। तो अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो क्लैसियस-मोज़ोटी जो रिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ER एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2 इक्वल्स टू n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मतलब क्या होता है कि कोई जो डाइलेक्ट्रिक है, कोई मटेरियल अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट इज द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो सिग्निफिकेंस है उसका। तो अगर मैं वैक्यूम के लिए बात करूं तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं ऑयल के लिए बात करूं तो ऑयल के लिए इसकी वैल्यू होती है 2 to 4, 2 से 4। अगर मैं ग्लास के लिए बात करूं तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होती है 5 से 10। अगर मैं सिरेमिक्स के लिए बात करूं तो इसके लिए वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई
है ना, और ग्रेटर देन 100 से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमें पूछा है हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, सिरेमिक्स के केस में आएगी। अगला क्वेश्चन, अ गैस इज हेल्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 3 into 10 power 4 वोल्ट पर मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गैस एट एनटीपी is 1.00074. डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम ऑफ गैस विल बी। अब ये यार डाइपोल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप पढ़ते हो चैप्टर डाइलेक्ट्रिक वाला, तो वहां पर जो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम पर एटम, तो वो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट k-1 e अपॉन n। ये फॉर्मूला सीधा सीधा यूज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है 8.85 into 10 power -12। के की जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो रखो 1.00074 -1, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3 into 10 power 4। ये सीधी सीधी वैल्यू को आप सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आंसर आपके ये वाला आएगा, है ना, ये वाला आंसर आ जाएगा। हालांकि शायद अब ये सिलेबस में नहीं है, पहले थे, पर पूछ ले तो पूछ ले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेजुएशन वाला आप पढ़ते हो उसमें डाइलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है वहां पर ये आता है। जैसे क्लासियस मोजेटी रिलेशन है वो भी वहीं से पूछा गया है, पर अब क्या जो सिलेबस है उसमें है तो है नहीं है, पर फिर भी अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं तो फिर ये भी कर लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप डज नॉट डिपेंड ऑन, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लिखते हैं m से और म्यू से, और ये बराबर होता है NIA। n जो है वो होता है नंबर ऑफ टन्स, n जो है वो क्या होता है नंबर ऑफ टन्स, I क्या होता है करंट, और A का मतलब क्या होता है एरिया। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शेप ऑफ द लूप। अगला है अ कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 19.2 into 10 power -19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन शॉर्ट ऑन कंडक्टर। तो ये तो किसका क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। तो यहाँ Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन E। Q जो है उसकी वैल्यू कितनी है 19.2 into 10 power -19। ये किसकी वैल्यू है, ये Q की वैल्यू दी हुई है, और E की वैल्यू 1.6 into 10 power -19। ये कट गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 19.2 को डिवाइड करोगे 1.6 से, तो इसको 1.6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12। तो आंसर आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 12 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट चार्ज 9E एंड E आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉइंट चार्ज है, एक है +9E और एक है +E, दोनों को एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर रखा गया है, R पर। वेयर वी शुड कीप अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम 9E ऑन लाइन जॉइनिंग अबाउट 2 चार्ज सो दैट इट मे इन इक्विलिब्रियम। एक तीसरा चार्ज जो Q है उसको कहाँ रखा जाए ताकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। कहाँ से रखना है, यहाँ से रखना है 9E से। तो मान लो यहाँ रख देते हैं, ये Q हो गया, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R - x। तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। तो F पहला इसके लिए निकाल लो, तो ये लिखा जाएगा 9EQ अपॉन ये हो जाएगा x²। इसी तरह से दूसरा वाला निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा QE K, और लगा लो K साथ में K QE अपॉन R - x का स्क्वायर। तो ये इस तरह से जाएंगे, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, ये फोर्स ऐसे ये फोर्स ऐसे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9EQK अपॉन x², और ये बनेगा QEK अपॉन ये आ जाएगा R - x का होल स्क्वायर। तो क्या कटेगा, यहाँ से कटेगा QEK और ये कटेगा QEK। तो बचेगा क्या, 9/x² इक्वल्स टू 1/R - x का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे, तो ये बनेगा 3/x, ये बनेगा 1/R - x। तो यहाँ से 3R - x इक्वल्स टू ये आएगा x। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3R - 3x करो इसको, 3R - 3x इक्वल्स टू x। तो ये 3R इक्वल्स टू 4x, और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 3R/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3R/4, जो कि आंसर हो जाएगा C। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, 27 मर्क्यूरी की ड्रॉप है, उनको चार्ज किया जाता है टू द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, है ना, साइमल्टेनियसली टू द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल है। अच्छा, इफ ऑल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर जो है बड़ी क्यूब की रेडियस है और स्मॉल जो वॉल्यूम है एक स्मॉल ड्रॉप का वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम बिग ये बराबर होगा 27 ऑफ वी स्मॉल। तो यहाँ से हमारे पास दोनों की रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 3r। तो ये दोनों की किस में रिलेशन आ गया? रेडियस के अंदर रिलेशन आ गया। अब हमें पूछा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो जो नई ड्रॉप है उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर वी प्राइम। तो के क्यू, क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? 27 का जो चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। भाई क्यू बड़ी का जो चार्ज है वो छोटी जो 27 है उनके चार्ज के बराबर होगा। तो 27 क्यू और अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 3r है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे k इंटू 27 क्यू और इसको लिखोगे 3r। तो यहाँ से ये 3 इंटू 9, 9 3 27, तो ये बनेगा 3kq अपॉन आर। 3 9 27, 9 है ना, हाँ, तो ये बनेगा 3 इंटू 9, तो यहाँ से बनेगा 3kq अपॉन आर। और ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है? ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। जो स्मॉल ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। तो यहाँ से 9 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 90 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनको ऐसे प्लेस कर दिया, एक 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0.2, यहाँ आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 8। और सबकी जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है? Q है। पोटेंशियल एट द पॉइंट x बराबर 0 ड्यू टू द सेट ऑफ चार्ज, इसके ऊपर निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को लिखेंगे कैसे? पहले इसकी वजह से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? KQ अपॉन 1। फिर इसकी वजह से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? KQ अपॉन 2। इसकी वजह से KQ अपॉन 4 प्लस इसकी वजह से KQ अपॉन 8, और इस तरह से चलता जाएगा ये। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? KQ। ये बना 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक सीरीज बन रही है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रही है? एक सीरीज। सीरीज कैसे बन रही है? ये 1 प्लस 1/2, ये बन रहा है 1/2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। क्या बन गई? इनफाइनाइट जीपी। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर r जो है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है? 1/2, और a जो है उसकी वैल्यू बन रही है 1। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? KQ, और a की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2KQ, और k की वैल्यू डाल दो। k की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से कट जाएगा तो v की वैल्यू कितनी बनेगी? q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो v की वैल्यू बनेगी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोला गया है यहाँ पर, उसमें बोला है आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगाया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये बैटरी हो गई। आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। अब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जा रही है। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। द बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे
तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना गुना वो इंक्रीज होगा। और बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है तो जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते तो पोटेंशियल हो जाता V/K, है ना। बट बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, बैटरी जो है उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया तो जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कर देते इफ डिस्कनेक्टेड तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो हो जाता V/K, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती। अब क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं है तो जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो कांस्टेंट बना रहेगा तो चार्ज अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। तो जो चार्ज है तो चार्ज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो जो चार्ज है वो एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंगली मतलब जो Q प्राइम है उसकी जो वैल्यू है वो बनेगी C प्राइम इंटू V, और ये कितना हो जाएगा K इंटू C इंटू V। यानी कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहेगा तो फिर चार्ज जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर डिस्कनेक्ट होती तो फिर वो चार्ज क्या होता, डिक्रीज होता। कितने टाइम, 1/K टाइम, या K टाइम्स वो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। हमें पूछा है कि जो प्लेट है उसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि C आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B इन स्टेडी स्टेट। तो यहाँ स्टेडी स्टेट लिखा है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है शॉर्ट सर्किट हो गया। स्टेडी स्टेट का मतलब है कौन सा सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। करंट जो है कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ कैपेसिटर से जो करंट है, किसी भी कैपेसिटर से करंट वो हो जाएगी जीरो। कैपेसिटर से करंट जीरो हो जाएगी तो यहाँ ओपन सर्किट बन गया, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 100 वोल्ट, और यहाँ पर जो पोटेंशियल आ जाएगा जीरो। जो रजिस्टर है उससे भी जो करंट है वो जीरो हो जाएगी, रजिस्टर करंट भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जो कैपेसिटर है उनसे भी करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। अब ये दोनों सेम पोटेंशियल के हो गए, ये और ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, और ये वाला, ये सारे 100 पोटेंशियल पे आ गए, 100 पे। ये वाले सारे के सारे सेम पोटेंशियल वाले हो गए, और इसी तरह से ये वाले सारे के सारे क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए। ये वाले सारे के सारे क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे। यानी कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इनको लेके, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये 3 और यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर हो गया, और ये इनका एक पॉइंट आ गया। ऐसे कर लो ना, इनको ऐसे लगा लो, ये यूं चला गया, ये B आ गया, ये वाला पॉइंट जो है वो B हो गया, और FE, ये FE और ये A, ये सारे एक पॉइंट आ गए। इसी तरह से यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हो गया, E पॉइंट हो गया ना, ये B इसी जगह आ गया, और यहाँ पर ये B कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक ले जाओ, ये एक और ये, एक मिनट, ये आ गए G, D और O, ये सारे के सारे एक जगह आ गए, G, D, O सारे एक जगह आ गए। और ये जो पॉइंट है E और D, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, तो ये कैपेसिटर लग गया 1 μF का, ये 1 μF का हो गया, ठीक है। तो ये 1 μF का कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, और ये आ गया 1। तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए पैरेलल में, और ये दोनों आ गए पैरेलल में। और यहाँ पर ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट। यहाँ पर पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन में 100 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो B के इधर जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, और इधर जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 μF। अब पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो कितने का है, 100 वोल्ट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो ओवरऑल ये पूरी लाइन है इस पर जो वोल्टेज रहेगा वो 100 वोल्ट का रहेगा। हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ये A पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर का हम यूज करेंगे तो VAB जो निकलेगा वो टोटल वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, और किस में डिवाइड करना है, 6 में। तो ये होगा 2/6 + 2,
2/6 + 2 जैसे हम प्रोपोर्शन में निकालते हैं उसी तरह से हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 100 × 2/8 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 25। तो हमारे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 25। ये बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a capacitor of 20 microfarad charged to 500 volt is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad charged to 200 volt common potential। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ तो यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 20 और पोटेंशियल उसका कितना है 500। C2 जो है वो कितना है 10 और उसका जो पोटेंशियल है वो है 200 अपॉन कितना हो जाएगा 20 + 10। तो ये कितना होगा 10,000 प्लस ये कितना होगा 2,000 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो यहाँ से बनेगा 12,000 और डिवाइड हो जाएगा 30 से। तो 12,000 30 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, ये आ जाएगा 400। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400 वोल्ट्स। क्या आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁻10 मीटर। ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁸ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यदि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ई। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे तो वर्क डन निकलेगा। वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो वर्क डन बराबर होगा F × D। D यानी कि यहाँ पर ये एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी तो ये हो जाएगा F × λ। ये वर्क डन हो जाएगा और ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इसको आप किसके बराबर लिखोगे E × λ इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से E से E कट गया तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 1/λ। तो 1/λ, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू है 4 × 10⁻⁸ मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2.5 × 10⁻7, 2.5 × 10⁻7 वोल्ट, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इन द नेटवर्क शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ढूंढो, ये और ये कॉमन पोटेंशियल है और इसी तरह से ये वाला और ये वाला कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ए हो गया, ये पॉइंट भी ए हो गया, ये पॉइंट भी ए हो गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये भी बी हो गया और ये ओ पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2, यहाँ कॉमन आ गया किस पर, ओ पर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। इसी तरह से ये वाला जो है ये हो जाएगा 4 और ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा 6। फिर ये यहाँ से कनेक्टेड है कितने का, ये कनेक्टेड है 3 का और इसी तरह से यहाँ से ये कनेक्टेड है कितने का, ये 6 का कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में आएंगे तो ये कितना बनेगा 3 × 2/5, 3 + 2, तो ये बनेगा 6/5 यहाँ पर। और इसी तरह से ये जो है ये कितना बनेगा 6 × 4 अपॉन कितना बनेगा 6 + 4 10, तो ये बनेगा 24/10 यानी कि 12/5। फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो ओवरऑल सर्किट जो है वो ऐसा बन जाएगा 3, एक ये और एक ये बन गया। तो ये वाला जो है बीच वाला ये तो आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा 12/5, ये 3 और ये वाला आ जाएगा 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9/7 आएगा।
हमारे पास जो आंसर आएगा 9/7 आएगा, और यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है ना, तो ये आंसर सारे के सारे गलत है। आंसर कितना आएगा? 9/7 आएगा। अब यार ये कॉम्बिनेशन तो देख लोगे ना, ये तो सीरीज में हो गया और फिर उसके बाद ये पूरा पैरेलल में लग जाएगा, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे, है ना। तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।